अच्छा, डॉक्टर आयशा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पाकिस्तान यूरो गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन से भी इनका ताल्लुक है, सैयद हॉस्पिटल से भी आपका ताल्लुक है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर आयशा मुश्ताक को। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि ये दिन जो है वो वर्किंग वुमेन भी है, आप साथ साथ ईद भी है, तैयारियां कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, तैयारियां तो सही जा रही हैं। ठीक है, तैयारियां सही जा रही हैं। डॉक्टर्स का स्केड्यूल जो होता है वो थोड़ा सा बिजी होता है, इसलिए डॉक्टर्स जो है ना वो साथ साथ घर के काम भी देख रहे होते हैं और तैयारियां भी कर रहे होते हैं। मैम, फिस्टुला, फिस्टुला क्या है, ये किन लोगों को होता है, और ख़वातीन इस बारे में बात नहीं कर पाती हैं या बता नहीं पाती हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप बताएं कि ये क्या है, कैसे होता है, किन लोगों में? थैंक यू वेरी मच सबा। फिस्टुला की आपने बात की है, एक बहुत अहम टॉपिक है फिस्टुला। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल जो है वो 23 मई को इसका एक इंटरनेशनल फिस्टुला डे भी जो है वो मनाया जाता है, ताकि आम लोगों में इसके बारे में कोई आगाही हो सके, अवेयरनेस हो, और इससे कैसे बचा जा सकते हैं, हमारी ख़वातीन को, लोगों को इस बारे में पता चल सके। आपने बात की है कि फिस्टुला क्या है। बेसिकली फिस्टुला तो होता है कि दो कोई भी जो कैविटीज़ होती हैं उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन या गैप होता है उसे हम फिस्टुला कहते हैं। लेकिन अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उसमें एक ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारी बर्थ कैनाल होती है और ब्लैडर है, मसाना, उसके दरमियान एक ओपनिंग या सुराख बन जाता है, जिसके ज़रिए या तो मुसलसल जो है ना वो उनका यूरिन लीक हो रहा होता है, या फिर जो मुसलसल पखाना लीक हो रहा होता है। हाँ, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये सिचुएशन होती है। ये सिचुएशन किस वजह से होती है कि उनको इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाए, या वो उनको रियलाइज़ ही नहीं हो कि व्हाट्स हैपनिंग विद देम? तो ये क्यों होता है, ये बताइए। फिस्टुला के बहुत सारी रीज़न्स होती हैं सबा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है ख़वातीन के अंदर वो होता है कि अगर उनमें ड्यूरिंग लेबर या ज़चगी के दौरान अगर बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक उनको लेबर दिया जाए, जिन पेशेंट्स में जो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती या बहुत मुश्किल होता है जिनमें, और उनमें हम बहुत प्रोलॉन्ग लेबर देते हैं फॉर मोर देन 24 आवर्स, तो उनमें क्या होता है कि जो वो बेबी होता है या फीटस होता है वो नीचे स्टक हो जाता है, वहाँ पर नीचे टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है, स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाते हैं टिश्यूज़, जिसकी वजह से वो ओपनिंग या सुराख बन जाता है। बेसिक रीज़न इसका यही है औरत के अंदर, ठीक है। लेकिन इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, जैसे अगर किसी को कोई कैंसर है, गॉड फॉरबिड, अगर सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो गया है, या कोई हम रेडिएशन देते हैं, या आंतों का कैंसर भी है, तो उसमें भी ये चीज़ हो सकती है। ब्लैडर का कैंसर हो गया, खुदा ना खास्ता, उनमें हो सकता है। किसी को टीबी की बीमारी हो गई है, अनट्रीटेड है, अनडायग्नोस्ड है, और वो बहुत लंबे अरसे तक चली है, उनमें भी ये फिस्टुला बन सकते हैं। ये तो हो गई वो कॉजेज़ जिनमें जो फिस्टुला डेवलप होता है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अगर सही से सर्जरी ना की जाए, ठीक है, अगर बहुत सारे हमारे पास अनस्किल्ड डॉक्टर्स होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, जैसे अगर मैंने बात की कोई कैंसर के केसेस आ गए या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो गए हमारे पेल्विस में, ठीक है, उनमें डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ होती हैं, बहुत बड़े बड़े ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, उनमें डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ होती हैं, उनमें भी हमें पता नहीं चलता कि ओपनिंग बन जाती है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, या फिर अनस्किल्ड हो तो उनमें भी ये चीज़ हो जाती है। सही। अच्छा, ये तो आपने फिस्टुला के बारे में डिटेल में बताया। अब ये बताएं, फिस्टुला के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनकी कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं, ताकि हम ये लोगों को बता सकें कि ये कॉमन इन लोगों में होता है। बिल्कुल, देखें, फिस्टुला के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ना, तो उनका जो मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि कंटिन्यूसली उनकी जो यूरिनरी लीकेज या ड्रिबलिंग होती रहती है अनकंट्रोल्ड, ठीक है। उसमें उन पेशेंट को कोई ऐसी अर्ज ही फील नहीं होती कि उनको यूरिन पास करना है, बिकॉज कि उनका यूरिन तो कंटिन्यूसली लीक हो ही रहा है ना, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि मुझे यूरिन पास करने की नीड है या नहीं है। अच्छा, दूसरा सेंसेशन ही नहीं है ना, सेंसेशन ही नहीं है, उनका कंटिन्यूसली यूरिन बह रहा होता है। और हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है सबा कि यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी लाहक हो जाए तो बहुत सारे लोग उसको अपने आप से दूर भगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गॉड फॉरबिड के ये तो जो ना वो आपको अल्लाह की तरफ से जो वो खुदा न खास्ता एक सज़ा मिली हुई है, ठीक है, या उस औरत को जो वो नापाकी का एहसास भी रहता है, और दूसरे लोग उसको अपने पास नहीं आने देते कि ये तो नापाक है, जबकि इसका एक तो फिजिकली वो इतने प्रॉब्लम में है, फिर उसको मेंटली भी इतना ही प्रॉब्लम में और इसकी जो मेन रीज़न है ना, जैसे मैंने आपसे बात की, जो मैंने आपको मेडिकल कॉजेज़ बताई हैं, उसमें तो फिस्टुला होता ही है, लेकिन इसके और भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, लड़कियां हैं 18 साल से कम हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, ठीक है, उनका जो पेल्विस होता है, जो लिगामेंट्स और मसल्स होते हैं, वो डेवलप ही नहीं होते इस चीज़ के लिए कि वो एक बर्थ के फेस को जो है वो फेस कर सके।
तो अगर अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं उन पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन होता है। इलिटरेसी हो, मेल नरिश्ड वुमेन है, ठीक है, पॉवर्टी है, उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरा जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो देहाती इलाके होते हैं, आप देखिए वहाँ पे जो दाइयाँ बैठी होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो पेशेंट को ट्रायल पे ट्रायल दे रही होती हैं, उसकी डिलीवरी नहीं भी होती, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना ही नहीं है, हमें तो करानी ही नॉर्मल डिलीवरी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस पेशेंट में सफ़र कौन करता है? वो औरत सफ़र करती है, और उसका बेबी जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यूजुअली ऐसे केसेस में जो बेबीज़ होते हैं वो अक्सर जो है ना वो डेथ होते हैं, ठीक है, IUD जिसे हम कहते हैं कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी होती है। इतने लंबे ट्रायल के बाद बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस औरत को भी भुगतने पड़ते हैं कि वो फिस्टूला पे एंड अप हो जाती है या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस उसको हो जाते हैं, राइट, ठीक है ना। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड अराउंड 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है ना वो एनुअली ये डिज़ीज़ होती है, जहाँ पर पाकिस्तान जो है उसमें हर साल अनफॉर्चुनेटली 4,000 से 6,000 केसेस जो वो रिपोर्ट होते हैं इसके। और अफ्रीका और जो साउथ एशिया उसमें बहुत कॉमन है ये चीज़, ये बहुत कॉमन है। अच्छा मैम, ये बताएं कि इसकी प्रिवेंशन के लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए? एक तो आपने बताया अर्ली मैरिजेस, सेकंड आपने ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की हैं, ख़वातीन इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आपने कहा ना जैसे कि वो एक सोशल प्रेशर भी होता है, एक अपने अंदर ही वो सेल्फ गिल्ट फील हो रहा होता है कि भाई ये क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके कॉजेज़ जो हैं वो किस तरीके से ओवरकम किए जा सकते हैं, मतलब इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, या इसकी प्रिवेंशन क्या है? सब इसके लिए हमें जो ना वो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इसकी जो वो कैंपेन्स रन करते हैं थ्रू मीडिया भी, हम जो वो लोगों को अवेयरनेस देते हैं, मतलब जैसे आप अपने प्रोग्राम के थ्रू। कि आप जो ख़वातीन इस वक्त घर में बैठ के हमारा ये शो देख रही हैं वो ये जान सकें कि फिस्टुला किस वजह से होता है और वो किस तरह इससे बच सकती हैं, कैसे इसकी प्रिवेंशन मुमकिन है, ये बताएं। बिल्कुल, देखें, एक तो हम जो ना वो मीडिया के थ्रू और कैंपेन्स के थ्रू अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों को ये बताएं कि अर्ली मैरिजेस कोशिश करें कि अपने बच्चों की ना करें, 18 साल के बाद शादी करें, ठीक है। अगर शादी हो भी जाती है तो कोशिश करें जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, टीनेज प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं, उसको अवॉइड करें, ठीक है। अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रखें, अगर उसको कोई आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, मेल नरिश्ड है, तो वो अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रखें। अच्छा एंटीनेटल चेकअप अपना ज़रूर कराएं, और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और टर्शरी केयर सेटअप जिसे हम कहते हैं वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करें। दाइयों के पास वो बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। इन चीज़ों से वो प्रिवेंट कर सकती हैं। दूसरा, हमारे पास प्रिवेंशन के लिए WHO गाइडलाइंस भी मौजूद होती हैं, और WHO के कैंपेन भी चल रही है, अभी भी है, कि एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला, जिस पर हम जो है वो बात करते हैं ख़वातीन की अवेयरनेस के बारे में। और ये कैंपेन्स हम रन करते हैं कि आप अर्ली मैरिजेस को डिस्करेज करें, अर्ली टीनेज प्रेगनेंसी को डिस्करेज करें। दूसरा, जो हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ट्रेन किया जाए। अनफॉर्चुनेटली आप देखें, हमारे पास जो फिस्टूला तो है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेटअप मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में जो है ना, आपको पता है, एक इथियोपिया में इसका ट्रीटमेंट है, और एक पाकिस्तान में इसका ट्रीटमेंट है, और लोग इसके लिए इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं। और एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारे पास कोहीगोड हॉस्पिटल है ना, वो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने ज़रूर उसका नाम सुना होगा और सब लोग अवेयर होंगे। तो कोहीगोड हॉस्पिटल में फिस्टुला का ट्रीटमेंट मौजूद है, और फॉर्चुनेटली WHO का ये रीजनल सेंटर बन गया है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, और रीजनल सेंटर का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया से जो स्पेशलिस्ट हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। 1 और 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। वो देखते हैं कि यहाँ पर फिस्टुला को कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, वो सीख के, और फिर वो अपनी जगह पे जाके अपने लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। ये दैट्स समथिंग ग्रेट। अच्छा, जिस तरह से हम ख़वातीन की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, फिस्टुला से कैसे बचा जाए इस हवाले से बात कर रहे हैं, ये बताएं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये तो आपने जनरल सोसाइटी के कॉजेज़ बता दिए ना कि भाई अर्ली मैरिज नहीं करें, या फिर वो जो दाइयों के पास जाती हैं उस तरह से ना जाएं, मतलब ख्याल रखें अपनी सेहत का, और इसमें आपको एहतियात भी बहुत ज़्यादा करनी है। अच्छा, अब ये बताएं कि किस तरह से खातून अपनी लाइफ में मल्टीविटामिन्स और बहुत सारी ऐसी फूड इनटेक है जो कि आम तौर पर रोज़ाना वो खा सकती हैं,
जिसकी वजह से उनके अंदर क़ुव्वत आए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े, होता है ना, इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी बहुत सारे इशूज़ हो रहे होते हैं। आपको बार बार जो है गम्स में सेप्सिस हो रहा होता है, आपको दीगर फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही होती है। तो यूजुअली फिर आप ऐसी दवाइयाँ या ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसी बहुत सारी हैवी चीज़ें नहीं करते हैं। अगर आप खा सकते हैं और मल्टीविटामिन खाने से, नॉर्मल फूड इंटेक लेने से, अगर आपके बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पॉजिटिव हो जाती है, पैदा होती है, तो वो कौन कौन से फूड हैं वो बताइए। जी देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है ना ख़वातीन में, वो आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ पर। जो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं, वो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम ज़रूर देते हैं पेशेंट्स को, चाहे वो अपनी प्रेगनेंसी में आए, एंटीनेटल हो, चाहे वो पोस्टपार्टम हो, मतलब डिलीवरी के बाद हो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ जो है वो ख़वातीन मीट इतना ज़्यादा नहीं ले पाती हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है ना वो गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ख़वातीन कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों को पहले दे दें या अपने घर के जो जेंट्स होते हैं उनको पहले दे दें, तो वो अपने आप को नहीं देख पाती हैं। तो ऐसे में हम उनको मल्टीविटामिन सजेस्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि अगर गोश्त वो किसी तरह से ले पाएँ, हफ्ते में एक बार ज़रूर वो ले लें। ठीक है, ताकि उनकी जो वो डेफिशिएंसी पूरी हो सके। इसके अलावा आप देखें जो सब्जियां आती हैं वो तो ठीक है, सस्ती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। उसमें आप स्पिनच या पालक जिसे कहते हैं वो ले सकते हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं। खजूर है, रोज़ाना की 1 या 2 खजूर ज़रूर ले लें। एप्पल है वो ले लें ताकि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहे। मिल्क ले सकें तो वो ज़रूर मिल्क लें, अपने डाइट में ऐड करें। सही, चलिए जी, इस हवाले से मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डॉक्टर आयशा से मज़ीद बातें करेंगे। वेलकम बैक। फिस्टुला के बारे में हम बात कर रहे हैं और ख़वातीन जो है उनके कई ऐसे मसाइल होते हैं जो कि वो कहती भी नहीं है और जब कहती हैं तो शायद बहुत देर हो जाती है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ख़वातीन के हवाले से मज़ीद बात करूं, आप फिस्टुला के हवाले से कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए डॉक्टर आयशा। जी सबा, फिस्टुला के लिए देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने इसकी कॉजेज़ तो डिस्कस कर ली, रिस्क फैक्टर्स भी किए हैं, और आपने मुझसे पूछा था कि ख़वातीन किस मसले के साथ आ सकती हैं, जिस पे मैंने आपको बताया था कि एक तो उनका कंटिन्यूसली जो वो यूरिन लीक होता है। इसके अलावा और क्या होता है कि इनकी जो स्किन होती है ना वो बिल्कुल एक्सकोरिएटेड और अल्सरेटेड हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस यूरिनेशन की वजह से ना स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, वो चल नहीं पाती हैं, उनकी जो लेग्स होती हैं वो बिल्कुल डिफेक्टेड हो जाती हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती हैं ना वो कंटिन्यूसली जो कंप्रेस हो रही होती हैं इसके कॉजेज़ की वजह से। और दूसरा जो मेन रीज़न है ना, टांगों पर भी हो रहा होता है। बिल्कुल सही। और जो मेन इसका एक इम्पैक्ट होता है ना वो सोशली जो है ना वो पेशेंट बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ डिलेमा है कि पेशेंट जो ना देखें उनको या तो डिवोर्स दे दी जाती है, बिल्कुल सेपरेटेड हो जाती हैं ख़वातीन, उनका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इसके लिए जो है ना वो अवेयरनेस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमारे डॉक्टर्स के लिए भी एक जो है वो मशवरा ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसे आपके पास पेशेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, आप ड्यूरिंग लेबर उनका एक अच्छा सा, हमारे पास एक पार्टोग्राफ होता है, WHO ने जो दिया है लेबर केयर गाइड, हम उसे मेंटेन करते हैं ताकि आप पेशेंट को असेस कर सकें, उसके रिस्क फैक्टर्स को असेस कर सकें कि किन पेशेंट को हमें फ़र्दर ट्रायल देना है या नहीं देना है। ठीक है, आपको अगर सिजेरियन की नीड है, आप पेशेंट को इमीडिएटली सिजेरियन के लिए आप प्रोसीड कर लें ताकि आप उसको फर्दर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकें। दूसरा, अगर कहीं पर अनस्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हैं, आप उनकी ट्रेनिंग कीजिए ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर रही है, फिस्टुला डेवलप होने के चांसेस हैं, आप उसे अर्ली रेफ़र कर दीजिए ऐसे सेंटर में या ऐसे सेटअप में जहाँ पर इसका या तो ट्रीटमेंट मौजूद है या टर्शरी केयर सेटअप्स हैं। दूसरा, हमारी जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है, अगर हो भी जाए, आप इमीडिएटली पेशेंट को कैथेटराइज़ कर दीजिए। ठीक है, कैथेटराइज़ क्या होता है कि आप पेशेंट के जो है वो यूरिन की नलकी पास कर देते हैं। ठीक है, जब हम पेशेंट को कैथेटराइज़ करते हैं ना तो ब्लैडर उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, खैर उसके ऊपर हम बाद में, लेकिन जब हम उसको कैथेटराइज़ करते हैं, जब हम कैथेटराइज़ करेंगे तो यूरिन जो होता है वो कंटिन्यूसली उस नलकी के थ्रू बह रहा होता है, ब्लैडर फिलअप नहीं होता, क्योंकि जो एम्प्टी ब्लैडर होता है ना वो लेस लाइकली ट्रॉमेटाइज होगा। और आप जब अर्ली पेशेंट को उसके साथ रेफ़र कर देंगे, उसकी जो अर्ली रिपेयर होगी ना, फिस्टुला का जो अर्ली
रिपेयर होता है उसके 90% चांसेस होते हैं कि पेशेंट ट्रीट हो जाए, सरवाइव कर ले, ठीक है। जैसे जैसे पेशेंट जो वो डिलेड रिपेयर के साथ जाएगी या मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के ऊपर होती जाएंगी ना, तो उसकी स्कारिंग हो जाती है और पेशेंट के जो ना वो फेलियर रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिस्टुला के रिपेयर के, ठीक है, और ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये मैं हमारे डॉक्टर्स को भी ज़रूर एक मशवरा देना चाहूँगी, ठीक है। मतलब चलिए जी, न सिर्फ लोगों को, वीवर्स को, बल्कि डॉक्टर आयशा ने जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनको भी बहुत अच्छी एडवाइस की है। अच्छा, यही कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर आपका अच्छा और वो हर एक्सपेक्ट से आपको देख रहा है, आपका मेडिकली एग्जामिन कर रहा है, तो फिर आपको आपकी आधी फिक्रें जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम ख़वातीन के वाले से बात कर रहे हैं, बहुत सारी माएँ जो हैं वो बड़ा परेशान होती हैं। आपने देखा होगा, कहती हैं भाई उनकी बेटियाँ खाती पीती नहीं हैं, या उनकी खुराक इतनी अच्छी नहीं है, डाइट इतनी अच्छी नहीं है। फिर शादियाँ हो जाती हैं, और जब शादियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद ससुराल वाले ही कहते हैं जी देखिए हमने तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया इनमें इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। और बहुत सारी कमियां जो हैं वो ऐसा लगता है पता नहीं ज़िंदगी में शायद सारी कमियां उसी खातून के अंदर है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि क्यों किसी को मौका दें, शादी से पहले क्यों ना अच्छे से रहें और अच्छे मल्टीविटामिन खाएं ताकि आपके ससुराल वाले आपको ताने ना दे सके। क्या करना चाहिए जी लड़कियों को शादी से पहले, और कौन कौन से मल्टीविटामिन और डाइट जो है वो खानी चाहिए, फूड्स जो है वो लेने चाहिए, कैसी फूड इनटेक होनी चाहिए? सब इस पे तो हम पहले भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिबेट और डिस्कशंस कर चुके हैं, लेकिन बात ये है कि ये तो वाकई जो है ना एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ। कि आजकल जो लड़कियां हैं ना वो सही से खुराक नहीं लेती हैं, और हमने पहले भी यही बात कही थी कि जो जनरेशन है ना वो जंक फूड ज़्यादा ले रही होती है आजकल। हाँ। क्योंकि आप देखें कि जो जंक फूड्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स की फॉर्म में लेती हैं चीज़ें, वो उनके लिए बिल्कुल यूज़लेस होती हैं। वो उनको ये नहीं समझ आती है कि उस फॉर्म में वो क्या बाय कर रही होती हैं, ठीक है। वो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं होती है, बेसिकली वो अपने अंदर एक डिजीज़ ले रही होती हैं, ठीक है। आजकल जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसका नाम अब चेंज हो गया, पीमोस हो गया, ठीक है, पॉलीएंडोक्राइन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, उसके बारे में आप देखें तो वो डिजीज़ जो है ना वो ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। वो इन्हीं की वजह से होती है कि ख़वातीन जो है ना, या स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस अपना अच्छा नहीं रखती हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेती हैं, जो चिकन है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और ये लेती हैं। तो मैं उनको ये एडवाइस देती हूँ या ये कहती हूँ कि, और दूसरा वो ओवरवेट और ओबेसिटी के साथ आती हैं। जो ओबेसिटी होती है ना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, उसमें आपकी सिर्फ ओबेसिटी होती है और पेशेंट जो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ, किडनी डिजीज़ के साथ, इन चीज़ों के साथ आती हैं। हाँ। वो हेल्दी नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अपने जो है ना वो डेली बेसिस पे ज़रूर लें। आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स वो ज़रूर रखें अपनी डाइट में, ठीक है। जो आइनोसिटोल्स आते हैं आजकल वो भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, आपकी ओवरी के ऊपर भी बहुत अच्छा उनका इम्पैक्ट होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी। आइनोसिटोल सैशे हम ज़रूर पेशेंट्स को जो वो चाहे सैशे फॉर्म में हो या टैबलेट्स में वो हम देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो आप कोशिश करें कि जो है ना वो जंक फूड्स को अवॉइड करें, मिल्क ले लें अपनी डाइट में, और जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि खजूर ले लें या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो ज़रूर लें, ठीक है। बैलेंस डाइट रखें, फ़िश बहुत अच्छी है आपके लिए, एग बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको मिलते हैं। टीन एज में दही, अंडा, फ़िश और ये जो आपने जिक्र किया खजूर का, ये बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। फिर आप जैसे जैसे ग्रो अप करते जाते हैं वो आपको फील होती है, वो एनर्जी आपको फील होती है। अच्छा, ये बताएं कि स्प्रेडर्स जो है वो लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो ऐसे कौन से स्प्रेडर्स हैं कि शहद तो है ही, जाहिर सी बात है अगर आप उसको स्प्रेड कर लें, तो ऐसे कौन से स्प्रेडर्स हैं जो कि अगर खाएं तो बड़ा एनर्जी मिलती है? अच्छे स्प्रेडर्स कौन से हैं शहद के अलावा? शहद तो सबसे बेस्ट है। देखिए सबसे अच्छा तो शहद ही है, लेकिन क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि शहद में जो वो शिफा है, ठीक है, वो आप ले लें। दूसरा आप अपने घर में भी बना सकते हैं, जैसे आप जो है वो दलिया होता है, ठीक है, आप सुबह सुबह घर में जो वो ये बना के रख सकते हैं कि मिल्क के साथ जो वो दलिया बना लें, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी, आप उसके साथ भी वो यूज़ कर सकते हैं, या आप इवन जो साबूदाना है वो आप ब्रेड के साथ वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो चॉकलेट्स होते हैं और जो वो बाहर जो डिफरेंट मैं ब्रांड्स का नाम तो नहीं ले सकती, वो चीज़ ठीक नहीं होती है आपके। पापड़ शापड़ ना खाया करें ज़्यादा, कुछ हेल्दी खाया करें, तो फिर आप वो आपके स्टमक को तो फिल कर लेते हैं, लेकिन वो आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आई, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। चलें जी, शो में यहाँ वक्त